हाय फ्लॉवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट करके एक शेयर वाला जो बटन होता है ना उसको भी क्लिक करके अपने वांगशान फैंस के साथ मेरे इस एफएफ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी अपने नंबर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और साथ ही साथ वो दोनों अपना लंच भी कंप्लीट कर चुके थे। वो दोनों नहीं, विंग अपना लंच कंप्लीट कर चुका था। अब टाइम हो चुका था वांग जी के अपने क्लास में वापस लौटने का और विंग की क्लास को छोड़ने का। वांग जी उस क्लास को छोड़ के अपनी क्लास में जा चुका था, लेकिन अभी मतलब अच्छे से लंच ब्रेक कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन वांग जी नहीं चाहता था कि कोई भी उसे वहाँ पे विंग के साथ देखे, इसलिए वो टाइम से पहले ही जा चुका था। विंग जो कि अभी तक बस यही सोच रहा था कि ये जो पर्सन है वो उसकी केयर कर रहा है, उसके लिए लंच लेके आया, अपना नंबर तक दे दिया और यहाँ तक कि उसको ये तक बोल दिया कि जब भी उसको ज़रूरत होगी वो उसकी हेल्प ले सकती है। यानी कि वो उसको मतलब सोच सोच के ना एक अजीब सी स्माइल या फिर ये कहो कि स्वीट सी स्माइल उसके फेस पे आने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ लंच ब्रेक कंप्लीट हो चुका था। विंग ने अपने सामने से उस रैपर को अभी तक नहीं फेंका था जिस रैपर में वांग जी उसके लिए सैंडविचेस लेके आया था, और वो वैसे ही टेबल में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां थी जिन्होंने वांग जी को ऊपर आते हुए देखा था और वो उसके पीछा करते हुए वहां तक पहुंची थी। और वहां पे आने के बाद उन्होंने देखा था कि वांग जी विंग के लिए सैंडविचेस लेके आया था। उसके फ़ोन में से अपना नंबर तक सेव कर लिया और उसको भी अपना नंबर दे दिया। इस बात को देखने के बाद वो लड़कियां और भी ज़्यादा जल फूल गई थी। उनका तो अब पारा और भी ज़्यादा हाई हो चुका था और न जाने अब वो क्या करने वाली थी विंग के साथ। जैसे ही उन्होंने वांग जी और विंग को इतने क्लोज देखा तो वो बाकी लड़कियों से मिलने चली गई थी। यानी कि अब फिर से विंग को बुली करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढने जा रही थी, या फिर ये कहो कि वो कुछ प्लानिंग करने जा रही थी। इसी के साथ विंग अपने रूम में बैठा हुआ था और आराम से बस वांग जी के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि अब लंच ब्रेक ख़त्म होने को आया है तो वो अपने होश में वापस आ चुका था। लेकिन उसके होश में आने से पहले ही वहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने कुछ लड़कियाँ फिर से खड़ी थी और ये लड़कियाँ वही हैं जो कि सुबह उसको परेशान करके गई थी। इन सभी को विंग अच्छे से पहचानने लगा था और उनमें से एक लड़की बोलती है, ओह तो ये बात है, आज तुम कैफेटेरिया क्या नहीं आई, तुमने तो लान वांग जी को यहीं ही बुला लिया। तुम कितनी अजीब हो ना, या ये कहो कि तुम कितनी सेमलेस हो। तो इस बात पे विंग बोलता है, ये तुमसे किसने बोल दिया कि मैं सेमलेस हूँ? मैंने तो उससे एक बार बात तक नहीं की, मैंने तो उसको एक बार देखा तक नहीं, मैंने उससे एक शब्द तक नहीं बोला और मैंने नहीं उसको यहाँ पे बुलाया। तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसको मैंने यहाँ पे बुलाया है? अगर वो यहाँ पे आए हैं तो अब कौन सी बात है, वो अपने मन से आए हैं, इसके लिए तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? विंग के मुंह से इस उल्टे जवाब को सुनने के बाद उन लड़कियों का पारा और भी हाई हो चुका था। वो सिंपली ये एडमिट नहीं करना चाहती थी कि लैन वांग जी को किसी भी लड़की के आसपास देखना उन्हें पसंद नहीं है, या ये कहो कि किसी भी लड़की को लैन वांग जी के आसपास देखना उन्हें पसंद नहीं है। वो लड़की उन सभी लड़कियों की दुश्मन ही होगी जो कि लान वांग जी के आसपास जाएगी या फिर लान वांग जी को अपने पास खींच लाएगी। और इसके साथ आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि वो जो लड़कियाँ विंग को बुली कर रही थी ना, वो विंग की ही क्लास की नहीं थी। विंग की क्लासेस की कुछ मतलब क्लास की कुछ ही लड़कियाँ उसमें थी, बाकी लड़कियाँ विंग से सीनियर थी जो कि लाइन वांग जी की ही क्लास से थी। इसीलिए वो विंग से इतना ज़्यादा चिढ़ती थी। और वो लड़कियां वांग जी को लगभग 1 से 1.5 साल से जानती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, या फिर ये कहो कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनकी कोई भी कोशिश आज तक पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन विंग ने ये सब कुछ एक दिन में ही कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विंग से जेलस फील करने लगी थी। पहले तो वो विंग से ये देख के जेलस फील कर रही थी कि विंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट अभी तो उनके पास और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन आ चुका था कि वो लान वांग जी के भी करीब जाते रह रहा है। विंग के आंसर को सुनने के बाद उन सभी लड़कियों का गुस्सा जो था ना वो आउट ऑफ लेवल हो चुका था, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसमें से एक लड़की विंग के बालों को खींचते हुए से बोलती है, क्या कहा तुमने?
तुमने उसे नहीं बुलाया, अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो यहाँ पे वो कैसे आ गया? वो तो आराम से अपने कैफेटेरिया में खाना खा रहा था ना, लंच कर रहा था ना। लेकिन देखो ना, तुम्हारी वजह से वो अच्छे से लंच भी नहीं कर पाया। और क्या क्या करना चाहती हो तुम? तो विंग अपने हाथ से उसके हाथ को अपने हाथ से अपने बालों को छुड़ाता है और उसको थोड़ा दूर धक्का देता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और उसके बाद बोलता है, खबरदार, आज तुमने मुझ पे हाथ लगाया है, उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती नहीं करोगी। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझ पे हाथ लगाया या फिर मुझे हार्म करने की कोशिश भी की ना, तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और शायद मुझे लग रहा है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रही हो। तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि मुझे लाइटली लेने की गलती मत करना। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो तुम सभी लोग मेरे सामने नज़रें उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी हद में रहो। अगर मैंने अपनी हद पार कर दी ना, तो शायद तब तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगी। इससे ज़्यादा विंग कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने सभी लोगों को रूम के बाहर की डायरेक्शन की ओर पॉइंट आउट कर दिया। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा लड़कियां उस क्लासरूम में आई थी, उनको विंग ने उस रूम से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। वो लड़कियां और भी ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। एक तो विंग का हर एक एक्शन ना उन्हें और भी ज़्यादा चिढ़ा रहा था, या ये कहो कि उन्हें ये फील करा रहा था कि जो तुम नहीं कर पाई वो मैंने एक दिन में कर दिया, और इस बात के लिए तुम्हें खुद को कोसना चाहिए, मुझे नहीं। तो वो लड़कियां बोलती हैं, क्या बात है, क्या एटीट्यूड है तुम में, मतलब एक दिन पहले आई हो तुम और आज हमें इस क्लास का आउटडोर दिखा रही हो, एग्जिट डोर दिखा रही हो। तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें वो एग्जिट डोर दिखा रही हूँ क्योंकि तुम यहाँ से पहले ही बाहर निकल चुकी हो। इस क्लास में तुम 1 साल पहले आई थी और इस वक्त तुम इस क्लास से पास आउट होके जा चुकी हो दूसरी क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ जिस क्लास में तुम हो वहीं पे तुम एंजॉय करोगे। दोबारा इस क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तब तक तो तुम्हारे इस क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक इस क्लास में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर तुम यहाँ पे आती हो तो तुम किसी अच्छे काम के लिए आना, मुझे बुली करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए मत आना। हो सकता है उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। अगर दोबारा से तुमने मेरी वजह से इस रूम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर एंटर किया ना, तो शायद मेरी वजह से ही तुम इस रूम से बहुत बुरी हालत में बाहर जाओगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें तुम्हें समझ में आ चुकी होंगी, और मैं अपने सीनियर्स को इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाइए। और मुझे लगता है कि हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो टीचर्स भी यहाँ पे आते ही होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके सामने कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो यहाँ पे कल ही आई हूँ, आज मैं टीचर्स के सामने ये शो ऑफ नहीं करना चाहती कि मैं कितनी बिगड़ी हुई लड़की हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कैसी हूँ अभी। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी। ऐसा कहते हुए विंग ने एक बहुत मतलब ऐसी स्माइल उन्हें दी थी ना, जिस स्माइल को देखने के बाद वो लड़कियां बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बोलते इससे पहले ही उनकी ही एक चमची आके उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी कि टीचर्स क्लास में एंटर करने ही वाले हैं। और वो लड़कियां अपनी इमेज को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लड़कियां उस क्लासरूम से बाहर जा चुकी थी। लेकिन विंग को बहुत अच्छे से धमकी दे के गई थी कि नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहना। और विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तैयार रहूँगी, तुम्हारे हर एक सरप्राइज़ के लिए मैं तैयार रहूँगी। ऐसा कहते हुए विंग अपनी सीट में बैठ चुका था और वो लड़कियाँ भी क्लास से बाहर जा चुकी थी। लड़कियों के बाहर निकलते ही टीचर भी क्लास में एंटर कर चुकी थी, और जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया तो विंग ने भी अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि उसने अपने माइंड को कहीं और न लगा के अब डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि इस वक्त अगर वो अपने माइंड को किसी अलग तरीके से देखता है या अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, किसी और चीज़ में अपने माइंड को लगाता है, तो वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिस कर देगा। क्योंकि क्लास में पढ़ाई जाने वाली एक चीज़ आपको कल दोबारा देखने को या सुनने को या सीखने को नहीं मिलेगी। और उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आगे चल के उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस जो है ना, उसको आगे बढ़ाना है, जो कि अभी तक उसका मैनेजर हैंडल कर रहा है। हालांकि उसका मैनेजर खुद के भी एक बिजनेस को हैंडल करता है, लेकिन वो बेचारा अभी भी फिर भी अपने खुद के बिज़नेस के साथ साथ उसके बिज़नेस को भी हैंडल कर रहा है। और बहुत जल्दी ही उसने उसे भी रिलीफ फील कराना है कि मैं हूँ और मैं
अपने बिजनेस को संभाल सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम अपने बिजनेस को अब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को इतना लाइटली लेने से बेहतर होगा कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ दे और वो इस वक्त सिर्फ क्लास पे ध्यान दे, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आगे चल के उससे बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। लगभग 1 महीना पूरा का पूरा निकल चुका था विंग का उस कॉलेज में, यानी कि विंग का पहला महीना उस कॉलेज में कंप्लीट हो चुका था। उस कॉलेज में आने के बाद विंग की प्रॉब्लम्स कभी भी कम नहीं रही। उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्पेशली उन सभी बुलीज़ को लेके उसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। वो बात अलग है कि विंग ने कभी भी उनके सामने अपने घुटने नहीं टिके थे, ना ही उनको खुद पे हावी होने दिया था, लेकिन विंग का यही एटीट्यूड उनको और भी ज़्यादा चिढ़ा देता था, क्योंकि विंग कभी भी अपनी हार नहीं मानता था, ना ही उन लड़कियों को ये मौका देता था कि वो उसके ऊपर हावी हो सकती हैं। हर बार विंग से मुँह खाने के बावजूद भी वो लड़कियां सुधरी नहीं थी। वो अपनी काम मतलब अपना ये जो बिना मतलब का प्लान्स होते हैं ना विंग के अगेंस्ट, वो करते जाती थी, लेकिन विंग को सच में इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। हाँ, उसको प्रॉब्लम्स ज़रूर फील होती थी, उसको प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती थी, लेकिन कभी भी उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में या अपने एक्शंस से कभी भी ये किसी को नहीं जताया कि उसको इस सब से प्रॉब्लम हो रही है। उसने कभी भी उस दिन के बाद अपना लंच स्किप नहीं किया। उसने हमेशा ही कैफेटेरिया में जाके अपना लंच भी लिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन 3 लड़कों के साथ बैठ के ही उसने हमेशा अपना लंच किया, यानी कि वांग जी, वेसांग और जैन चैंग के साथ बैठ के ही उसने हमेशा अपना लंच किया था। और साथ ही साथ उसने अपनी पढ़ाई में भी जो वीकली टेस्ट होते थे उसमें भी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था। वो कहीं पे भी लो नहीं था, हर एक चीज़ में वो आगे ही बढ़ते जा रहा था। और इस सब को देखने के बाद वो लड़कियां और भी ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि उन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें कर दी थी अभी तक विंग को नीचे गिराने की, या विंग को सबकी नज़रों में गिराने की, विंग की इमेज सबके सामने बुरी करने की, उसको बहुत यहाँ तक कि उसको कैरेक्टरलेस साबित करने की तक कोशिश कर दी गई। लेकिन विंग ने इस सब से कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो पहले ही बहुत चीज़ें हैं जो झेल चुका है और अब वो अपनी लाइफ में मतलब उसने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया है। और इसके अलावा भी अब वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में अब कुछ अनवांटेड चीज़ें उसकी लाइफ में हो, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए जो चीज़ उसने एक्सेप्ट की है एटलीस्ट उसमें तो वो खुश रहे, एटलीस्ट उसमें तो लोग उसको खुश रहने दें। और अब वो ये भी मतलब ठान चुका था कि अब उसकी लाइफ में बस वही होगा जो वो चाहेगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और उसको मतलब सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि उसको 2 या 3 साल बस ऐसे ही निकालने हैं, उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल एकदम नॉर्मल होगी। अगर वो लड़का है तो ऑफकोर्स सी बात है 3 साल के बाद वो एकदम लड़कों की तरह ही सबके सामने आएगा। उसके बाद किसी को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उससे कुछ बोल पाए, क्योंकि उसके बाद वो जिस चीज़ को टेक ओवर कर रहा होगा वो उसका बिजनेस होगा। और बिजनेस अगर उसका है तो किसी और की हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर कुछ भी बोलने की। इसलिए बस वो अपनी आइडेंटिटी सिर्फ अपने कॉलेज टाइम तक छुपाना चाहता था, और कहीं ना कहीं इस सब में वो अभी तक सक्सेसफुल रहा भी है। लेकिन आगे वो सक्सेस रहेगा या नहीं, ये तो उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लगभग 1 महीना जब निकल चुका था तो विंग वांग जी, वेसांग और जैन चैंग, इन चारों की ही बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी थी। विंग को थोड़ा बहुत परेशान वो लोग कभी कभार देख लिया करते थे और वो पूछा भी करते थे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो विंग हंस के इस बात को टाल दिया करता था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो वो खुद ही हैंडल कर लेगी। विंग का ये जो मतलब एटीट्यूड था ना, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल जो उसके अंदर सभी को दिखता था ना, वो बहुत अच्छा लगता था उन सभी को। लगभग 1 महीने के बाद सभी लोग फिर से अपने कैफेटेरिया में बैठे हुए थे लंच करने के लिए, तो तभी जैन चैंग सभी को अनाउंस करता है कि वो 2 दिन के बाद अपने घर में एक पार्टी अरेंज करने वाला है, या फिर पार्टी रखने वाला है। और वो पार्टी कोई और नहीं, उसकी सिस्टर की ही बर्थडे पार्टी थी। भले ही उसका बर्थडे हो चुका था, लेकिन उसकी सिस्टर उस वक्त इस कंट्री में नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बर्थडे को सिर्फ मतलब उसे विश करके ही, और जिस जगह पे वो थी वहाँ पे नॉर्मल सा सेलिब्रेशन उसने किया था। तो अब उसकी सिस्टर वापस आ चुकी थी और वो चाहते थे कि हर साल की तरह ही इस साल भी वो उसकी पार्टी को बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट करे। इसलिए जैन चैंग ने सभी को अनाउंस किया था कि वो 2 दिन के बाद अपने घर में एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखने वाला है, जिसमें वो सभी इनवाइटेड हैं। इस बात को सुन के
लेन वांग जी ने भी ना बोल दिया था कि वो पार्टीज वगैरह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और साथ ही साथ विंग ने भी मना कर दिया था, क्योंकि विंग को भी पार्टीज वगैरह आज तक कभी मतलब इतनी पसंद नहीं आई, और ना ही वो आज तक कभी किसी पार्टीज में गया है। स्पेशली अपने फ्रेंड्स की पार्टी में तो कभी नहीं गया है, क्योंकि उसके पास कभी ऐसे कोई फ्रेंड आए ही नहीं जिसने उसे उसके बर्थडे पे उसके फैमिली मतलब ऐसे ओकेजनली इनवाइट किया हो अपने घरों में। और विंग ने अगर कोई पार्टी अटेंड की भी थी तो भी वो अपने पेरेंट्स के साथ की थी, जब वो मतलब छोटा था, किसी की बर्थडे वगैरह की पार्टी होती थी। इसके अलावा अगर उसने अभी मतलब उनके डेथ के बाद कोई पार्टी अटेंड की थी तो वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड थी। तब भी उसके मैनेजर ने उसको पूरी कोशिश की थी कि भले ही कॉलेज टाइम में मैनेजिंग की जो वो डिग्री लेने वाला है वहाँ से तो वो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन फिर भी उसके मैनेजर ने बहुत सारी कोशिशें की थी कि उसको भी मतलब उसके थ्रू भी वो उसको बहुत कुछ सिखा सके, बहुत कुछ समझा सके, क्योंकि उसके अंदर भी एक उम्मीद थी कि जब विंग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो वो अपनी कंपनी पे ध्यान दे पाएगा और इस कंपनी को पूरी तरीके से छोड़ देगा, जो कि इस वक्त वो दो कंपनीज को एक साथ संभाल रहा है। और कहीं ना कहीं विंग के ग्रेजुएशन के बाद उसको ये हेल्प तो ज़रूर मिलेगी कि उसके ऊपर से एक कंपनी का तो लोड कम हो जाएगा। इसलिए उसके मैनेजर ने भी बहुत बार विंग को बिजनेस पार्टीज में मतलब अपने साथ लेके गया था। वहाँ पे कितने उनके क्लाइंट्स हैं, क्या उनके वहाँ पे काम होता है, कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितना इन्वेस्ट किया है, हर एक चीज़ वो वहाँ पे उन्हें बताया करता था। सिर्फ बिजनेस रिलेटेड पार्टीज ही उसने अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद अटेंड की थी, इसलिए उसने भी डायरेक्टली मना कर दिया था और उससे इंटरेस्ट भी नहीं था पार्टी वगैरह में। लेकिन जैन चैंग तो है भैया स्टबर्न, उसने एक बार ठान लिया है कि वो सबको इनवाइट कर रहा है, तो अब कौन सी बात है, वो इनवाइट कर रहा है और सभी को आना भी होगा। लान वांग जी फिर भी बोलता है नहीं, वो नहीं आएगा। तो इस बात पे जैन चैंग चिढ़ते हुए लान वांग जी से बोलता है कि तुम किस टाइप के फ्रेंड हो मेरे, आखिरकार तुम मेरे दोस्त भी हो या नहीं, तुम हमें फ्रेंड मानते भी हो या नहीं। हम में से कितने बार हम लोगों ने तुम्हें किसी भी पार्टी में इनवाइट किया है, एटलीस्ट एक बार तो हाँ बोल दिया करो। हम लोग कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा वहाँ पे कुछ अनवांटेड चीज़ें तो नहीं करने वाले हैं ना, नॉर्मल सी पार्टी होने वाली है, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे डांस करेंगे और कुछ भी नहीं। तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है, आखिरकार तुम लोगों को कब देखोगे लान वांग जी। तो इस बात पे वांग जी बोलता है तुम्हें पता है ना हमारे सेमेस्टर चलने वाले हैं और तुम्हें लगता है कि हमें इस वक्त पार्टी वगैरह करनी चाहिए। तो जैन चैंग अपना सर पकड़ के बैठ चुका था। वो बोलता है सेमेस्टर अभी, तुम्हें पता है अभी अभी न्यू एडमिशन्स हुए हैं और तुम्हें लगता है कि अभी अभी सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तुम किताबी कीड़े इंसान कब अपने की बुक से बाहर आओगे। हम लोगों के ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर होता है, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारी जितने। हम बस दिन रात पढ़ाई में लगे रहें, एटलीस्ट कुछ तो टाइम अपने लिए निकाला करो ना। ऐसा बोलते हुए जैन चैंग डायरेक्टली बोल देता है तुम्हें अगर आना है तो ठीक, नहीं आना है तो नेक्स्ट डे से हम लोग की फ्रेंडशिप ख़त्म। तो इस बात को सुनते ही वांग जी जैन चैंग को एक वियर्ड लुक देख के देखने लगता है और सोचता है कि ये इसने क्या बोला, नेक्स्ट डे से हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म। ले दे के मेरे पास 2 या 3 ही फ्रेंड्स हैं और उनमें से भी ये बंदा बोल रहा है कि फ्रेंडशिप ख़त्म। तो इस बात को लेके अब लान वांग जी थोड़ा बहुत प्रेशर में आ चुका था। उसने बोला ठीक है मैं पार्टी में आऊँगा, लेकिन मुझे जो करना होगा मैं उस पार्टी में करूँगा। अगर मुझे शांति से बैठना होगा तो मैं चुपचाप बैठे रहूँगा, कोई भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा। तो जैन चैंग खुश होकर बोलता है ओके बॉस, तुम्हें जो करना होगा तुम वो करना, बस एटलीस्ट मेरी पार्टी अटेंड कर दो। लान वांग जी को तो जैन चैंग मना चुका था, चाहे कैसे भी उसने मनाया था, लेकिन वो मना चुका था। अब बारी थी विंग की। विंग तो बेचारा वहाँ से भागने के मूड में था, क्योंकि वो ये सेंटेंस नहीं सुनना चाहता था कि अगले दिन से हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म, क्योंकि उसकी लाइफ में भी ले दे के सिर्फ 3 ही फ्रेंड्स थे और जो कि अभी अभी ही बने थे, उनको खोना नहीं चाहता था। लेकिन वो पार्टीज़ वगैरह में जाके इरिटेट भी नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जब वो छोटा था तो तब उसे पार्टी वगैरह में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, और अगर रहता भी था तो भी कोई उसके साथ ज़्यादा खेलता नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था। और उसे ऐसा लगता था, इस वक्त भी उसको यही लग रहा था कि अगर अभी भी वो पार्टी वहाँ पे अटेंड करेगा तो आपको अच्छी बात है, वहाँ पे फिर से उसको एक अलग ही किनारे पे रख दिया जाएगा, चाहे वो कौन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच यही है कि आज की टाइम पे भी उसकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं थे। विंग मना कर पाता इससे पहले ही लान वांग जी बोलता है मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए, एटलीस्ट मुझे कंपनी देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना।
इस बात पे विंग लैन वांगजी को देखता है और फिर से जैन चैंग की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, लैन वांगजी की तरह ही मेरी भी कंडीशन है कि मैं भी बिना मतलब मुझे भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। अगर मैं मतलब मैं जो करना चाहूँगी मुझे भी वही करने दिया जाएगा और मैं भी लैन वांगजी के साथ ही चुपचाप बैठी रहूँगी। तुम्हारी पार्टी सिर्फ अटेंड की जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे अपनी भागीदारी भी दिखाएंगे। तो इस बात पे जैन चैंग बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है ठीक है, तुम दोनों को जो करना होगा तुम दोनों वो करना, बस मुझे एटलीस्ट मेरे घर वालों को ये तो दिखाने को मिलेगा कि मेरे पास भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जिनका नाम ले लेके मैंने आज तक उनको इरिटेट कर रखा है, एटलीस्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता तो होना चाहिए ना कि वो कौन है। इस बात पे जैन चैंग खुश हो जाता है कि फाइनली विंग और वांगजी भी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं और वो मतलब अपने आप को अपनी स्माइल के थ्रू ये जता भी रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो तभी वेसांग जैन चैंग से बोलता है क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आने वाला हूँ या नहीं। तो इस बात पे जैन चैंग अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकोड़ लेता है और वेसांग की तरफ देखता है और तब बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम आने वाले हो या नहीं। ऑफ कोर्स तुम आने वाले हो, तुमने आज तक मेरी कौन सी पार्टी स्किप की है जो आज करोगे। तो वेसांग मतलब थोड़ा सा ड्रामेटिकली बोलता है तुमने इन दोनों के लिए इतनी रिक्वेस्ट की और मुझसे एक बात तक नहीं बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल पर्सन हूँ, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो जैन चैंग बोलता है सुनो वेसंग, अपने ये ड्रामा यहीं पे बंद करो और अगर तुमने ये हिम्मत भी की कि तुम मेरी पार्टी में नहीं आए तो याद रखना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए जैन चैंग ने वेसांग को ऐसे लुक के साथ देखा कि वेसांग ने डायरेक्टली बोला ओके 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 ठीक है मैं आ जाऊंगा और टाइम पे आ जाऊंगा, तुम कहो तो मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा, तुम कहो तो तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, प्लीज़ इस लुक के साथ मुझे दोबारा मत देखना। ऐसा कहते हुए जैन चैंग और वेसांग दोनों एक साथ हंसने लगे थे। तो तभी वांग जी विंग से बोलता है तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँगा। तो विंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ड्राइवरों में से कोई एक मुझे यहाँ पे छोड़ देगा। तो वांग जी विंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा रूट वही है जो कि तुम्हारा रूट है। तो आपको सी बात है हम दोनों एक ही रूट से वहाँ से निकलने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ ही आ जाओगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम दोनों साथ ही चले भी जाएंगे और साथ ही आ भी जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो शायद एक दूसरे को ढूंढने में टाइम मिलेगा और आधा से ज़्यादा टाइम तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो विंग भी बोलता है मुझे तो ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर रूट हमारा एक ही है तो हम दोनों साथ ही में जा सकते हैं। तो इस बात पे विंग भी एक स्वीट से स्माइल के साथ एग्री कर देता है कि वो वांग जी के साथ ही पार्टी में आएगा। लेकिन कोई था जो उनकी इन बातों को भी सुन रहा था कि विंग वांग जी के साथ पार्टी में जाने वाला है। पलक झपकते ही ये 2 दिन भी निकल चुके थे और फाइनली अब पार्टी वाली नाइट भी आ चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों में उस पार्टी के लिए बहुत मज़ेदार तरीके से ड्रेस्ड हो रहे थे, बहुत अच्छा सा मेकअप कर रहे थे। एक्सेसरीज उनकी जो पर्स वगैरह थी, स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे अपने लुक के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अपने आप को शो ऑफ करने का ना ये बहुत अच्छा मौका होता है। लड़कियां सभी रिच फैमिली को बिलोंग करती थी तो अच्छे से जानती थी कि अपने आप को मतलब एकदम मेंटेन रखना, अपनी इमेज को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं ऐसे ही पार्टीज़ में उन लोगों को मतलब मौका मिलता है खुद को शो ऑफ करने का, खुद को सबके सामने प्रेजेंटेबल बनाने का। और इन्हीं पार्टीज़ के थ्रू ही बड़े बड़े लोगों की मतलब पार्टनरशिप भी होती है, यानी कि ये कहो कि शादियाँ वगैरह भी कहीं ना कहीं फिक्स हो ही जाती हैं। तो इस वजह से वो लोग खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके उस पार्टी में जा रहे थे। दूसरी तरफ विंग और वांग जी भी पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे पार्टी में जाने के लिए और शायद ये पार्टी उन लोगों की लाइफ की पहली पार्टी थी जो कि वो अपनी फैमिली के बिना अटेंड करने वाले थे, या फिर बिजनेस पार्टी जो पार्टी नहीं थी। इसलिए उन लोगों को बहुत अजीब भी लग रहा था। एक तो उनकी फैमिली उनके पास नहीं थी, दूसरा वहाँ पे जाके उन्हें क्या करना है ये तक उन्हें नहीं पता था, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कोई ऐसी पार्टीज अटेंड ही नहीं की थी। विंग ने भी अपने लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ड्रेस चूज़ नहीं किया था जिससे वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी रिवील हो रही हो या फिर वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा हो, सेक्सी लग रहा हो। वो एक ऐसी ड्रेस चूज़ करता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। हाँ, ड्रेस फुल लेंथ की नहीं थी, शॉर्ट थी, लेकिन फिर भी वो आती क्यूट वाली, मतलब जो लिस्ट होती है ना उसमें आती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद विंग सच में एक
एंजल की तरह ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। उसको देख के हाँ, हो सकता है सभी लोग को स्माइल ज़रूर आ जाए, लेकिन लस्ट वाली फीलिंग शायद ना आए। विंग और वांग जी पूरी तरीके से कंप्लीट थे, रेडी थे, और अभी वांग जी भी लगभग कुछ ही मिनट्स में विंग के घर के बाहर पहुंचने ही वाला था। और लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही वांग जी विंग के घर के बाहर पहुंच भी चुका था। विंग पहले से ही घर के बाहर वेट कर रहा था। उसने ड्रेस बहुत प्यारी पहनी हुई थी, साथ में एक काउच भी था, मतलब क्लच भी था, जो कि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हल्का हल्का सा मेकअप भी था, और आज तो विंग ने सबसे एक्सपेंसिव मेकअप भी अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ था, और वो मेकअप कुछ और नहीं था, उसके लिप्स पे वो प्यारी सी स्माइल थी, जो कि हर एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप होता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से लड़कियों का सबसे बेस्ट मेकअप ही उनकी स्माइल होती है। और विंग ने भी वो मेकअप अप्लाई किया हुआ था अपने फेस पे। वो मे वो मेकअप कोई फेक मेकअप नहीं था, वो ओरिजिनल मेकअप था, जिसकी वजह से विंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी ने जैसे ही अपने कार के गेट को खोला, अपने को बाहर जैसे ही उसने कार से किया, तो वो सामने खड़े विंग को बस देखे रह चुका था। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि विंग इतना क्यूट भी लग सकता है। उसने हाँ, मतलब ड्रेसेस में उसे देखा था, शॉर्ट ड्रेसेस देखी थी उसने विंग को पहने हुए, उसने अभी तक फॉर्मल ड्रेसेस में भी देखा था, लेकिन इस ड्रेस में विंग को देखना, वांग जी तो मानो वहाँ पे बेहोश होने को तैयार था। लेकिन जैसे तैसे वांग जी ने खुद को संभाला और विंग को अप्रोच किया, और फिर विंग को कार की दूसरी साइड ले जाके उसने विंग के लिए कार का दरवाज़ा ओपन किया और विंग को कार में बैठा दिया। तभी विंग खुद से अपनी बेल्ट लगाने लगा था, यानी कि सीट बेल्ट लगाने लगा था। तो वांग जी ने बोला, लेट मी हेल्प यू। वांग जी के इस सेंटेंस को सुनते ही विंग को भी थोड़ी बहुत नॉटीनेस सूझने लगती है, तो वो भी बोलता है, मे बी यू शुड। विंग की परमिशन पाके वांग जी ने विंग को सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर दी और दूसरी साइड जाके खुद भी कार में बैठ गया। और उसके बाद उसने खुद को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए डायरेक्टली ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। अब ये लोग कब पार्टी में पहुंचेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मेरे एफएफ का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और नीचे प्लीज़ 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 एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।